तो वायु प्रदूषण पे हम लोग बात कर चुके थे, आज जल प्रदूषण पे बात करेंगे। उससे पहले वायु प्रदूषण से संबंधित एक ठो एक्ट बनाया गया है, पता है किसी को कब बनाया गया था? वायु प्रदूषण, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, ठीक है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में बनाया गया था, जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि कैसे वायु प्रदूषण को क्या किया जाए, रोका जाए, है ना। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा, ठीक है, कि क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान क्या किए गए हैं। 1981 में आया था ये, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जल प्रदूषण पर, तो ये छूट गया था लगता है, तो जल प्रदूषण पे बात करेंगे। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण क्या है? जल आप लोग जानते हैं, पानी, पानी जीवन है, जल ही जीवन है कहते रहते हैं। H2O सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र H2O, है ना, 2 परमाणु हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का मिलके क्या बनता है? जल बनता है ना। और सबसे पहले जो जीवन की उत्पत्ति है वो जल में ही हुई है, फिर उसके बाद जीवन स्थल पे आया है। तो जल प्रदूषण का मतलब क्या है? सिंपल सी परिभाषा यह है कि जल प्रदूषण होने के बाद उपयोग योग्य नहीं रह जाएगा। प्रदूषण मतलब यही ना होता है कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं चीज़ें, अगर उसमें कुछ ऐसा पदार्थ मिल जाए जिससे वह हमारे उपयोग के लिए ना रह जाए, उपयोगी ना रह जाए, उसी को आप प्रदूषण कहते हैं। तो जल में जो जल का रासायनिक, भौतिक और जैविक विशेषता है, हर एक चीज़ की कुछ विशेषता होती है। तो जल की रासायनिक विशेषताएं हैं, रासायनिक विशेषता जैसे जल का pH मान 7 होता है ना। pH वैल्यू जानते हैं, pH वैल्यू से ही खट्टा और जो क्या कहते हैं उसको, अम्ल और क्षार का निर्धारण होता है। तो जिसका pH 7 होता है उसको क्या कहते हैं कि वह उदासीन है, और जब 7 से घटते जाते हैं, 0 से बढ़ते जाते हैं, तो ये कैसा रहता है? अम्लीय। 1 से रहता है, 0 से नहीं। और जब 14 तक जाते हैं तो इधर क्षारीय होता जाता है, ठीक है। तो 7 pH मान यह रासायनिक गुण है जल का। भौतिक गुण क्या है जल का? कि भौतिक गुण यह है कि उसका कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई स्वाद नहीं है। और जैविक गुण क्या है कि जल में बहुत सारा, जल जो है जीवों के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है, पेड़ पौधों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए आवश्यक है। तो जल का जो भौतिक, जैविक, रासायनिक गुण है, उसमें किसी भी तरह का ऐसा परिवर्तन हो जाना जिससे कि वह जल उपयोग के योग्य ना रह जाए, अपनी विशेषताओं को खो दे, वही प्रदूषण कहलाएगा जल प्रदूषण, ठीक है। और सिंपल सी परिभाषा कि जल में किसी भी ऐसे पदार्थ का मिल जाना जिससे कि वह जल उपयोग के योग्य ना रह जाए, ना तो जीवों के लिए ना तो पेड़ पौधों के लिए, वही जल प्रदूषण है, ठीक है। तो जल प्रदूषण का सिंपल सा मतलब है कि जल का उपयोग योग्य ना रहना जीवों के लिए और पेड़ पौधों के लिए, ठीक है, तो वही जल प्रदूषण है। बात समझ में आई कि नहीं? तो जल प्रदूषण के जो कारण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं?
कारण में, जैसे वायु प्रदूषण के कारण देखे थे, तो कारण कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मानवीय। ज़्यादा खतरनाक मानवीय वाला होता है। प्राकृतिक कारण क्या क्या हो सकते हैं जल प्रदूषण के? प्रकृति द्वारा जल प्रदूषण कैसे हो सकता है? उससे कैसे होगा जल प्रदूषण? हाँ, ये ऐसे हो सकता है कि जैसे जो ज्वालामुखी क्रिया हुई, उससे जो पदार्थ निकला पृथ्वी के भीतर से, तो उसमें बहुत सारे रसायन होते हैं, है ना, बहुत सारा रसायन होता है जो कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे आर्सेनिक हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब पानी हमें चाहिए नहीं। लेकिन अगर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा कुछ रसायन जो बाहर आते हैं, वो फिर किसी भी माध्यम से, चाहे बरसात का पानी हो, चाहे नदी का पानी हो, या भूमिगत जल हो, भूमि के नीचे जो जल है उसमें अगर किसी भी तरह से वो पदार्थ मिल जाता है रसायन, और फिर वो हम उसको कंज्यूम करते हैं, तो वो एक जल प्रदूषण का ही प्रकार कहलाएगा इस तरीके से। और प्राकृतिक क्या हो सकता है? बाढ़ आती है ना, बहुत सारी जो गंदगी है वो सब पानी मिल जाता है, नदियों का पानी प्रदूषित हो जाता है, उससे पीने योग्य नहीं रहता, जानवरों के भी। और क्या हो सकते हैं? जो मृदा प्रदूषण होता है, मृदा प्रदूषण मतलब जो मृदा में मान लीजिए, मतलब पहले भी हम अब खाद प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन पहले खाद प्रयोग नहीं करते थे, तो जो बरसात आदि का पानी होता था वह बहुत सारा कचरा आदि को ले जा करके नदियों आदि में मिलाता रहता है, जिससे क्या होता है, वह भी प्रदूषित होता रहता है। ठीक है। और प्राकृतिक में क्या हो सकता है? जैसे कल बताए थे आपको, जो एसिडिक रेन होती है, अम्ल वर्षा, है ना, तो अम्ल वर्षा भी एक जल प्रदूषण ही है, लेकिन वो वायु प्रदूषण से भी संबद्ध है ना। अगर प्राकृतिक रूप से भी तो अम्ल वर्षा होती रही होगी, क्योंकि प्राकृतिक रूप से कम होती रही होगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, सल्फर के ऑक्साइड हैं, तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्वालामुखी आदि क्रिया से भी निकलते हैं, तो प्राकृतिक रूप से भी वायुमंडल पहुंचते थे, तो जल से क्रिया करके वो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना के अम्ल की जो वर्षा होती है वह भी जो है जल प्रदूषण का एक कारण है। तो ये तो प्राकृतिक कारण हो गए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानव वाले हैं, खतरनाक भी हैं, है ना। मानवीय कारण कैसे कैसे? एक तो जो घरेलू, एक तो घरेलू हो सकता है। घरेलू कैसे होगा? हम लोग खूब साबुन, निरमा, शैम्पू ये सब प्रयोग करते हैं ना। हमारे लिए तो चलिए अपने स्किन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन वो जानवरों के लिए तो अच्छा है नहीं, क्योंकि जानवर नदी का ही पानी पीते हैं, उनके लिए कोई नल तो खोदने गया नहीं है और बैठा भी नहीं है कि चलाएगा वो पिए, उनको नदी में ही जाके पीना है। तो हम लोग जो बहुत सारा साबुन ये सब प्रयोग करते हैं, ये केमिकल्स हैं, ऐसा तो है नहीं कि प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये सब रसायन हैं जो जल में ही हम लोग घोलते हैं, नहाते हैं, और वह जो वेस्ट पानी है वो किसी न किसी माध्यम से अंततः किसी जल स्रोत में ही जाके मिलता है। या तो नदी में मिलेगा, नदी में मिलेगी तो नदी जाके समुद्र में मिलेगी। मान लीजिए नदी उदी नहीं है, तो आप जहाँ पे अपना मतलब वेस्ट मटेरियल का जो पानी जाता होगा वो कहीं न कहीं तो जाता होगा, ज़मीन में ही जाएगा, हवा में तो उड़ेगा नहीं। ज़मीन में जाएगा तो रिस के ज़मीन के नीचे ही जाएगा, तो हो सकता है अंततः आप ही ग्रहण करें उसको। जैसे मान लीजिए किसी का यहाँ पे घर है, उसने एक पाइप मतलब नाली बनाई हुई है, उसके घर का पानी जो है, जो वेस्ट है नहाने धोने का, वो सब जाके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है। उसने समरसेबल यहाँ पे लगवाया हुआ है, बोर कराया हुआ है, यहाँ से पानी निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है ज़मीन के भीतर से, ज़मीन के भीतर से ही पानी निकलेगा ना, बोर किया हुआ है। ज़मीन के भीतर जो पानी होता है उसको भूमिगत जल कहते हैं, ग्राउंड वाटर। हम लोग ज़्यादातर पानी जो प्रयोग करते हैं ग्राउंड वाटर का ही प्रयोग करते हैं। और अगर पृथ्वी पे जो 100% पानी है ना,
100%। तो इसमें से 97% तो योग्य है ही नहीं, खारा पानी है ना, जो समुद्र आदि में है। अगर 100% पानी है पूरे पृथ्वी पर तो 97% पानी बेकार है, जिसको आप यूज नहीं कर सकते। बचा 3%। इस 3% में भी 1% पानी है जो आप प्रयोग करते हैं। बाकी और जो पानी जो साफ है 3%, वो कुछ हिमानियों में है। हिमानी जो बर्फ़ की इतनी बड़ी बड़ी बर्फ़ पड़े रहते हैं ना, वो भी साफ पानी है, लेकिन वो हिमानी है, वहाँ तो पीने जाएंगे नहीं आप। तो आप जो यूज करने लायक है हमारे, वो 1% पानी है। वो अब 1% से भी कम रह गया है। वो जो हम नीचे से निकालते हैं ग्राउंड वाटर, वो कैसे है? वो पृथ्वी के भीतर बहुत जो मोटी मोटी चट्टानें हैं उनके बीच में पानी रहता है ना। वो भूमिगत जो रिसाव होता रहता है, वो फिल्टर्ड वाटर होता है। वो कैसे पहुंचा है वहाँ? वो पृथ्वी से ही रिस के पहुंचता है। तो पृथ्वी पर इतनी सारी लेयर हैं जिनसे पानी रिश्ता रिश्ता छन जाता है ना, तो एकदम साफ हो जाता है। तो वही पानी जो है बहुत जो मोटी मोटी चट्टानें हैं उनके बीच में बहता रहता है। वहीं से हम लोग देखते हैं कुआं आदि के द्वारा, बोर आदि के द्वारा पानी निकालते हैं। तो यह जो पानी है, तो ये तो साफ निकाल रहे हैं, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा वेस्ट वाटर करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रासायनिक पदार्थ घुला है, तो यह भी समय के साथ रिस के ज़मीन के भीतर जाता है और अंततः ये क्या होता है, जो वाटर आप निकाल रहे हैं उसके साथ मिक्स हो जाता है। तो फिर वो आप पानी जो पी रहे हैं वो आप ही के द्वारा पैदा किया गया कचरा आप ही के पास आ रहा है बार बार, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने यहाँ सोचें कि हम तो पानी प्रयोग करके उसको नदी में बहा दे रहे हैं, हमारे तक कैसे आएगा। तो वही नदी का पानी वाष्पीकृत होगा, वायुमंडल में जाएगा, बादल बनेगा, फिर बारिश होगी, फिर आएगा, तो आप ही के पास ना आएगा, वो कहाँ जाएगा। तो कुछ अछूता नहीं है। अमेरिका वाले सोचें कि हम अपने यहाँ प्रदूषण करते रहेंगे, भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। वो हवा है, हवा की तो कोई सीमा है नहीं कि कोई रोक लेगा कि नहीं तुम इसके आगे मत जाओ। समुद्र के पानी को तो कोई रोक नहीं सकता है कि नहीं भारत वाला पानी भारत में ही रहेगा। तो सब चीज़ें जो हैं सर्कुलेट होती रहती है, एक चक्र है। जल चक्र पढ़ाए हैं ना, जल चक्र पढ़ाए हैं, कार्बन चक्र पढ़ाए हैं, तो वो सब चक्र जो हैं वो चलते रहते हैं। तो एक तो घरेलू है कि हम जो घरेलू अपशिष्ट बहाते हैं वह सबसे बड़ा कारण है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण उसी से हो रहा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हमको ही प्रभावित कर रहा है। आप देखते होंगे कुआं होता है, कुएं के आसपास पेड़ पौधे लगाए हुए रहते हैं। जहाँ पे आप लोग नहाते होंगे, कपड़ा धोते होंगे, उसके आसपास देखते होंगे कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो सब सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो निरमा आदि प्रयोग करते हैं, डिटर्जेंट, वो सब उन पेड़ पौधों के लिए बहुत हानिकारक है। धीरे धीरे देखेंगे कि वहाँ पे सब समाप्त हो जाएगा जहाँ जहाँ वो पानी जाता रहेगा। तो ये सब है। और क्या कारण है? घरेलू, फिर औद्योगिक कारण, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उद्योगों में बहुत सारे उद्योग हैं, लगभग सारे उद्योगों में पानी का प्रयोग होता ही है। कोई भी उद्योग है पानी तो प्रयोग होगा ही, है ना। बहुत सारे उद्योगों में जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर आदि है, या बहुत सारे उद्योग में पानी को एक कूलेंट की तरह प्रयोग किया। कूलेंट, शीतलक, पानी ठंडा करता है ना शीतलन के लिए, कूलेंट। जैसे जो मशीन गर्म हो जाती है तो उसके आसपास पानी को फ्लो कराते हैं, जिससे उसकी जो गर्मी है वह पानी में चली जाए और वह मशीन जो है ठंडा रहे, है ना। देखते हैं आप लोग जब बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं तो उसमें इंजन में पानी डालते रहते हैं, उसमें खुद ही पानी लगा होता है। इंजन में देखे हैं ना, पानी डालते रहते हैं गाड़ी में, फ़ैन लगा होता है। वो क्यों डालते हैं? कूलिंग के लिए ही डालते हैं। तो बड़ी बड़ी जो उद्योग हैं उनमें भी ऐसा प्रयोग किया जाता है, गर्म पानी का प्रयोग, जिससे मशीनों को ठंडा किया जाए। फिर वो जो गर्म पानी है उसको वो नदी आदि में डाल देते हैं। वह नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि हम आपको बताए थे जब पर्यावरण पढ़ा रहे थे कि जो टेम्परेचर बढ़ता है पानी का, तो ऑक्सीजन का जो घुलने का दर है वो क्या होता है? घट जाता है। अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसमें ऑक्सीजन धीरे धीरे घुलेगी।
ऑक्सीजन धीरे घुलेगी तो जो जीव जंतु हैं उनको ऑक्सीजन कम मिलेगी ना, वो मरने लगेंगे। तो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है, घुलित ऑक्सीजन होती है, वो क्या होती है, कम होती है अगर टेम्परेचर पानी का क्या हो जाए, बढ़ जाए, है ना। तो इससे वो समस्याएं होंगी। और घरेलू अपशिष्ट के रूप में जैसे चमड़ा उद्योग है ना, जो जानवरों आदि को चमड़े का प्रयोग करते हैं, तो बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी से ही तो मिल के जाता है सब जगह, है ना। जैसे बहुत सारा जो देव जहाँ पे पूजा पाठ आदि होता है, वहाँ पे भी आप लोग देखते हैं कि बहुत सारा जो फूल आदि है, यह सब उसी में नदियों में बहा दिया जाता है। वह भी न कहीं जाके क्या कर रहा है, नदियों के पानी को ख़राब करता है। क्यों? क्योंकि वही जाके वहाँ सड़ेगा ना, वहाँ सड़ेगा तो बहुत सारे जीव जंतु वहाँ पे और पैदा होंगे, वो और पानी को ख़राब कर देंगे। इसीलिए सरकार क्या कर रही है कि जहाँ पे भी मंदिरों के किनारे एक छोटा सा बना देते हैं वो, कि आप यहीं पे जाके बहाइए, उसमें बहुत सारी जाली वाली लगाए हैं, वो फूलों को अलग करते रहते हैं, है ना। तो हमको खुद करने से बचना चाहिए, है ना। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, जिस नदी की, उसी में जाके कचरा बहा रहे हैं, तो क्या ही हमारा पूजा करने का मतलब है। भले हमारी कितनी भी आस्था हो, लेकिन बचाए रखेंगे जीवन को तभी ना आस्था बना रहेगा। जब नष्ट ही हो जाएगा तो आस्था क्या करेंगे। तो ये सब था स्रोत के आधार, मतलब प्रदूषण के कारण, घरेलू और औद्योगिक। तो औद्योगिक भी डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत सारा मिल जाएगा। एक इसमें है कि जल प्रदूषकों के स्रोत के आधार पर जल प्रदूषण दो तरीके का होता है। जो प्रदूषक है, प्रदूषक जानते हैं ना, जो प्रदूषण करता है, जो प्रदूषण करता है उसको प्रदूषक कहते हैं। तो उसके स्रोत के आधार पर, प्रदूषक के स्रोत के आधार पर दो तरह का प्रदूषण है जल। एक है बिंदु आधारित, और एक है गैर बिंदु आधारित। इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉइंट सोर्स पोल्यूशन और नॉन पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। ये क्या है, दोनों अलग अलग हैं। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन में क्या होता है कि जो प्रदूषण फैलाने वाला या प्रदूषक जो पदार्थ है, वह एक निश्चित स्थान पर निर्मित होता है। पॉइंट सोर्स में क्या होगा, पॉइंट सोर्स, इसमें क्या होगा, जो प्रदूषक है, प्रदूषक जो प्रदूषण फैलाता है, उसका जो स्थान है वह निश्चित होता है। जैसे उद्योग, घर, है ना। उद्योग, कोई निश्चित उद्योग है, चमड़ा उद्योग कहीं स्थापित है, वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है वो पानी में घोल घाल के उसको नदी में प्रवाहित कर दे रहे हैं। तो वहाँ पे जो प्रदूषण हो रहा है, तो उसका स्थान निश्चित है ना, कि उद्योग से ही निकल रहा है। आपके घर के आसपास जो प्रदूषण हो रहा होगा, आपके घर से निकले हुए जल से, तो उसका स्रोत निश्चित है, घर से ही निकल रहा है, ठीक है। तो बिंदु आधारित में निश्चित स्थान से ही प्रदूषण होता है ना। उद्योग से हो गया, है ना, और जो फैक्ट्री हो गई या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं वहाँ। गैर बिंदु आधारित में कोई स्रोत निश्चित नहीं होता कि कहाँ स्थान पे है। जैसे कोई नदी प्रवाहित हो रही है, मान लीजिए कहीं से, यहाँ कोई नदी प्रवाहित हो रही है, कुछ घर यहाँ है, कुछ खेत यहाँ पे हैं, इधर भी ऐसे ही खेत है, घर है। अब यहाँ सब जगह से जो है वेस्ट जो वाटर है पहुँच रहा है। कोई ले जाके अपना सब्जी उब्जी का छिलका यहाँ फेंके जा रहा है, कोई जानवर मर गया तो ले जाके यहाँ फेंक दिया। तो इस नदी में जो इस क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा है, वो कोई निश्चित स्थान नहीं है कहाँ से हो रहा है, बहुत जगह से प्रदूषण हो रहा है। तो कोई एक निश्चित स्रोत निर्धारित करना मुश्किल है। इसीलिए जब विभिन्न स्थानों से प्रदूषण होता है जल में,
कि उसका कोई निश्चित स्थान निर्धारित न किया जा सके, उसको क्या कहते हैं, गैर बिंदु आधारित। बिंदु में निश्चित रहेगा, जैसे नदी के किनारे एक ही उद्योग है, चमड़ा उद्योग, तो उसी से प्रदूषण हो रहा है। अब नदी के किनारे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, है ना, बहुत सारा लोग घर बना लिए हैं, कुछ उद्योग भी कुछ दूर पे स्थापित हैं, तो उससे निर्धारित नहीं हो पा रहा है प्रदूषण कहाँ से हो रहा है ना। तो गैर बिंदु आधारित में चारागाह होते हैं, खेत होते हैं, खेतों में आप उर्वरक का प्रयोग करते हैं, वह पानी के साथ बह के जाता है, तो ये सब जो है गैर बिंदु आधारित प्रदूषण है ना। कीटनाशक आदि भी प्रयोग करते हैं, उर्वरक का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं जो आप खेतों में, वह भी अंततः जो आप खेतों में पानी लगाते हैं तो वो रिस्क या तो ज़मीन के भीतर जाता है, तो वो कीटनाशक उर्वरक भी रिस्क क्या होता है, ज़मीन के भीतर चला जाएगा, और अंततः वो ज़मीन के भीतर जाएगा तो फिर आपके पास पानी पीने के माध्यम से वापस आ जाएगा। तो आपको प्रदूषित कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाएगा ना। जानवरों को खिलाएंगे घास आदि, उसको भी नुकसान करेगा। इसीलिए आप देखते हैं अब ऑर्गेनिक खेती की बात होती है। ऑर्गेनिक पदार्थों का नाम सुन रहे होंगे, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक दूध, मतलब जो सब्जी पैदा की जा रही है उसमें किसी भी रासायनिक पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसको जैविक खेती कहेंगे। जैविक ऑर्गेनिक शब्द जहाँ भी जुड़ जाए खाने पीने के पदार्थ में, तो समझिए वहाँ पे वह किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया गया है उसको उत्पन्न करने में। जो रासायनिक ऑर्गेनिक सब्जी जो अभी मार्केट में सब्जी मिल रही है आपको, उसमें खूब सारी खाद का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ भी लगाते हैं, जैसे लौकी में इंजेक्शन लगा दिया, वो बढ़ गई 2 दिन में, करते हैं ना। तो वो सब क्या है, केमिकल हैं, वो नुकसान करेगा। भले वो फायदे के लिए अपने लिए कमा रहा है, लेकिन वो जो लोग खाएंगे उनको तो नुकसान करेगा ना। ऐसे ही कुछ लोग पशुओं को जो दूध निकालते हैं उसको भी इंजेक्शन लगा के, मतलब अब दूध नहीं दे रही है तब भी इंजेक्शन लगा के दूध उत्पन्न कर रहे हैं, वो भी नुकसान करेगा। लेकिन ऑर्गेनिक में क्या होगा, ये सब नहीं होगा, वो नेचुरल रूप से जैसे हम लोग पहले करते थे। पहले खाद उद का तो प्रयोग करते नहीं थे, तो नेचुरली जैसे 1 बीघे के खेत में 1 कुंटल हुआ, उतने में ही खुश हैं। अब तो 100 कुंटल चाहिए, तो उसके लिए मार खाद आदि का प्रयोग करते हैं। तो ऑर्गेनिक जहाँ भी जुड़ जाए समझिए वो प्रकृति के अनुसार है। प्राकृतिक खेती, एक नेचुरल खेती भी होती है, ऑर्गेनिक खेती भी होती है, सब आगे देखेंगे अगर आएगा तो बहुत सारे जो रसायन है, कीटनाशक है, इनसे रसायन आदि पानी में मिल जाता है, जो कि एक प्रदूषण का क्या है, कारण ही है। ठीक है। और प्रदूषण कैसे होता है जल में, कृषि आदि वाला तो बता ही दिए, रसायन आदि। जो समुद्र में बहुत सारे शिप चलते हैं, बड़े बड़े जहाज सामानों को लेके जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, ऑयल स्पिल एक घटना होती है। ऑयल स्पिल मतलब तेल का रिसाव होना। बड़े बड़े टैंकर, अगर न्यूज़ सुने हो आप लोग, तो कभी कभी टैंकर जो बहुत सारा तेल आदि लेके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उनमें रिसाव हो जाता है, तो वह तेल पूरे पानी पे क्या होता है, फैल जाता है। तो उससे समस्या क्या होगी, समस्या ये होगी कि जब तेल जो है पानी पे तैरता है, आप लोग देखे होंगे पानी में 1 बूंद तेल डालिए वो तैरता रहेगा, तो उससे क्या होगा कि जो सूर्य का प्रकाश है वह जीवों तक नहीं पहुंच पाएगा सही से, तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, श्वसन की क्रिया बाधित हो जाएगी तेल में, पानी में तेल मिलने से, तो श्वसन नहीं कर पाएंगे। तो वह भी एक प्रदूषण का प्रकार है, तेल का रिसाव होना पानी में। ठीक है ना। और तापीय प्रदूषण, जैसे हम बताए अभी, तापीय प्रदूषण कहते हैं उसको, जो अभी हम बता रहे थे आपको, तापीय प्रदूषण जल में, जिसको बता रहे थे कि जो उद्योगों आदि में पानी आदि का प्रयोग होता है ठंडा करने के लिए, कूलेंट के रूप में, शीतलन के लिए, वो जो गर्म पानी फिर निकलता है उसको अगर जल स्रोतों में डाल देते हैं तो उससे जो जीव है उनको ऑक्सीजन जो मिलना चाहिए था वह उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन घुलने की जो दर है वह क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है।
और फिर भूमिगत जल प्रदूषण, भूमि के भीतर का जो जल है वो कैसे प्रदूषित हो रहा है, जैसे हम लोग बहुत सारा जो कचरा है फेंक देते हैं, है ना, फेंक दिया, अब बारिश आदि हुई तो वह सड़ता है और सड़ने के बाद उसका जो केमिकल आदि है वो घुल घुल के ज़मीन के भीतर रिसता जाता है। बहुत सारे उद्योग, जैसे इतना पोल्यूशन, आप कहीं कहीं सिटी में जाएंगे देखेंगे कि सिटी के बाहर एक जगह पे खूब सारा कचरा जो है फेंका गया है, पॉलीथीन, मतलब जो शहर में कचरा निकलता है उसको डंप करते हैं एक जगह ले जाके, जो रोज़ इकट्ठा करते हैं, जो गाड़ियाँ आती हैं कचरा इकट्ठा करने वाली, वो ले जाके कहीं ना कहीं उसको फेंकते हैं, तो उसको एक जगह पूरा कचरे का ही ढेर लगा हुआ रहता है शहरों में। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पानी आदि बरसेगा किसी माध्यम से, तो वो पूरा कचरा सड़ेगा, फिर धीरे धीरे रिसेगा, ज़मीन के भीतर जाएगा, आसपास का जो जल स्रोत होगा वो गंदा होगा, वही कहीं न कहीं से किसी न किसी को पानी पीने को मिलेगा, है ना। तभी ना आरओ का प्रयोग करते हैं, है ना। आपके कॉलेज का तो आरओ भी सब खराब है। तो ये है प्रदूषण के कारण, है ना। अब प्रदूषण से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, कुछ शब्द हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, वो पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जो हम आपको बताए हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, है ना, जिसको कहते हैं हिंदी में घुलित ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन या घुलित ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, शॉर्ट में डीओ कहते हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है कि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उसमें उपस्थित जीवों को जीने के लिए आवश्यक होती है, उसी को क्या कहते हैं, घुलित ऑक्सीजन कहते हैं, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, डीओ। ठीक है। तो इसकी कुछ लिमिट है, जैसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कितना होना चाहिए। अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन 8 मिलीग्राम प्रति लीटर, अगर 1 लीटर पानी में 8 मिलीग्राम से कम ऑक्सीजन घुली हुई होने लगती है ना, तो वह जल कैसा होने लगता है, उस जल को आप प्रदूषित बोलने लगते हैं। उस जल को कैसे बोलने लगते हैं, प्रदूषित जल होने लगा है। मतलब कि जल में 1 लीटर जल में अगर 8 मिलीग्राम ऑक्सीजन है या उससे ज़्यादा है तो वो जल प्रदूषित नहीं है। अगर जैसे ही इससे 8 मिलीग्राम से कम होने लगेगा ऑक्सीजन तो वो क्या हो जाएगा, प्रदूषित होने लगेगा। और जब 4 मिलीग्राम से कम हो जाता है, 4 मिलीग्राम से कम हो जाएगा 1 लीटर में ऑक्सीजन, तो वह बहुत ही खतरनाक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित माना जाता है। ठीक है। तो ये है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन। फिर इसमें होता है एक बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। एक बीओडी होता है और एक होता है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कई कंपटीशन में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं क्या होता है। तो ये बायोलॉजिकल है, इसको बायोकेमिकल भी कहते हैं, तो दोनों सेम ही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी का केमिकल ऑक्सीजन डिमांड फुल फॉर्म होता है। क्या है ये, तो फुल फॉर्म ही इनका महत्वपूर्ण है और इनके बारे में जानना भी महत्वपूर्ण है। ये सब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन से ही जुड़ा हुआ है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, कोई भी जलीय क्षेत्र होता है ना, तालाब हो गया, नदी हो गई, उसमें बहुत सारा जो प्रदूषित पदार्थ आता है, जैसे आप मान लीजिए
किसी जलीय क्षेत्र में ले जाके सब्जी आदि का छिलका फेंक दिए, तो वहाँ बहुत सारे सूक्ष्म जीव रहते हैं जो उस पदार्थ को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं, अपघटित करते हैं, सूक्ष्म जीव। तो वो सूक्ष्म जीव जब उसको अपघटित करने लगते हैं तो सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म जीव अपने लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और फिर काम करते हैं, तो वह पदार्थ जो है अपघटित हो जाता है। तो जब वो सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन का प्रयोग करके उस पदार्थ को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होगी वह कम होगी कि ज़्यादा होगी? जैसे मान लीजिए अभी इसमें इतना है, हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, अभी यहाँ पे कुछ कचरा फेंक दिया जाए और कमरे को बंद कर दिया जाए, कुछ सूक्ष्म जीव होंगे उसको खाने लगेंगे, तो उसके सूक्ष्म जीव के आने के पहले जितना ऑक्सीजन रहा होगा, तो हम लोग प्रयोग कर रहे थे आपस में जितने लोग हैं, अब वो कुछ ज़्यादा सूक्ष्म जीव आ गए, तब वो भी ऑक्सीजन प्रयोग कर रहे हैं, तो जो जितना पहले था ऑक्सीजन वो घटेगा कि बढ़ जाएगा? है, घट जाएगा ना। तो यही होता है कि जब कचरा उपस्थित होता है पानी में, तो जो सूक्ष्म जीव हैं वो एक्टिव हो जाते हैं उसको नष्ट करने के लिए। कर तो वो अच्छा काम रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण इसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन थी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, वो क्या होने लगती है, घटने लगती है, ठीक है। तो इस घटने से क्या समस्या होगी कि जो अन्य जीव हैं उनको ऑक्सीजन कम मिलेगा, हो सकता है वो मर भी जाए, तो ये समस्या है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिक पदार्थ, कोई भी कार्बनिक पदार्थ जो जल में उपस्थित रहता है, उसको सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित करने के लिए जो ऑक्सीजन की मात्रा चाहिए, वही क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हिंदी में कहते हैं इसको जैविक ऑक्सीजन मांग, है ना। किसी भी मतलब किसी भी जल स्रोत में जो कचरा, वेस्ट मटेरियल आया, उसको नष्ट करने के लिए जो सूक्ष्म जीव हैं वो ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है, उनकी जो ऑक्सीजन वो लेते हैं पानी से, वही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। तो अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, है ना, सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन की मात्रा का प्रयोग करना बढ़ेगा, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? क्या जी, तुम लोग बताओ, सबको घटेगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब जो सूक्ष्म जीव पानी में स्थित है वह पदार्थ को नष्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रयोग करेगा, तो जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है वो कम होगी कि बढ़ेगी? कम होगी ना। सबके दिमाग में घुस रहा है यह बात कि नहीं? हाँ, तो ये कम हो जाएगी। तो यह एक प्रदूषण को पता करने का तरीका है। अगर किसी जल स्रोत में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रहा है तो उससे यह पता चल जाएगा कि वह जल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, ठीक है। फिर एक जो है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, जिसको रासायनिक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। यह ऐसा होता है कि जो कोई भी पदार्थ है जल में घुला हुआ, तो उसको रासायनिक तरीके से नष्ट होना है, अपने रासायनिक केमिकल रिएक्शन के द्वारा नष्ट होगा, उसमें किसी सूक्ष्म जीव की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं बात? बायोलॉजिकल वाले में सूक्ष्म जीव की जरूरत पड़ रही थी, वही नष्ट कर रहा था। केमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है, ये वाला COD, इसमें कोई सूक्ष्म जीव नहीं रहता है। आप पानी में कचरा गया, वह केमिकली रिएक्शन के माध्यम से नष्ट हो रहा है, कोई सूक्ष्म जीव जाके उसमें कार्य नहीं कर रहा है ना। तो उस केमिकल रिएक्शन के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होती है उसको क्या कहते हैं? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और या रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ठीक है ना, COD। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है, तो इससे ज़्यादा अच्छी जानकारी मिलती है प्रदूषण के बारे में। किससे? COD से। किसकी तुलना में? BOD की तुलना में।
तो सीओडी ज़्यादा अच्छा तरीका है प्रदूषण को पता करने का बीओडी की तुलना में, ठीक है। यह जैविक तरीके से होता है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव होता है, यह रासायनिक तरीके से होता है क्योंकि यह रासायनिक क्रिया के माध्यम से होता है ना, ठीक है। अब प्रदूषण का प्रभाव क्या होगा, ये जो जल प्रदूषण है इनका प्रभाव क्या होगा, इनकी समस्याएं क्या है। प्रभाव यह होगा, स्वास्थ्य पर प्रभाव होगा आपके, है ना। जल प्रदूषित पानी पी लेते हैं तो डायरिया, है ना, हैजा, कॉलरा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, है ना। इसीलिए कहते हैं कि स्वच्छ पानी पीना चाहिए, किसी भी फुल्की वाले के यहाँ फुल्की नहीं खा लेना चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट बाद आओ, है ना। क्यों? क्योंकि फुल्की वाले जो है पता नहीं कहाँ का पानी, गटर का पानी मिला देते हैं, कभी कभी पानी कम होता रहता है तो, है ना। वो कैसा पानी रखा है ये देख के खाना चाहिए। फुल्की खाने में बुराई नहीं है, लेकिन जो फुल्की खिलाने वाला है वो कैसा खिला रहा है उसमें बुराई है। अच्छा पानी नहीं प्रयोग करेगा, आप पिएंगे, आपको हैजा हो जाएगा, कॉलरा हो जाएगा, परेशान रहेंगे, है ना। जो सड़कों के किनारे लगाया हुआ है, पॉलीथीन आदि नहीं लगाया है, ढका नहीं है, तो खूब सारा जो धूल है वो पानी में मिल रहा है और आप जाके 20-25 रुपए का फुल्की खा लेते हैं, फिर जाके 500-1000 की दवाई भी कराते हैं। तो बहुत सारे समस्याएं, पीलिया, टाइफाइड, हैजा जैसी बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती हैं। केवल फुल्की से ही नहीं है, हर चीज़ से होता है। कोई भी पानी, अगर यहीं का पानी अगर पी रहे हैं, अगर साफ नहीं है तो वो भी नुकसान कर देगा आपको। और बहुत सारे रोग होते हैं जो पानी में कुछ रसायनों के मिलने के कारण होते हैं, जैसे, और ये रोगों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। 5 मिनट बाद आओ। तो कुछ रोगों का नाम बता रहा हूं, जैसे मिनी माता रोग एक होता है जो कि पानी में पारा के मिलने से, पारा सुने होंगे आप लोग, पारा के मिलने से पानी में रोग होता है मिनी माता रोग, है ना। ये मिनी माता एक जगह है जापान में जहाँ पे सबसे पहले यह खोजा गया था, उसी के नाम पर मिनी माता रोग कर दिया गया। और यही जो पारा के कारण मछलियों में रोग होता है उसको कहते हैं ड्रॉप्सी। मिनी माता हम में होता है, मछलियों में जो होता है उसको क्या कहते हैं, ड्रॉप्सी। और कुछ रोगों का नाम है, जैसे अगर पानी में कैडमियम की मात्रा बढ़ जाए, कैडमियम, CD, कैडमियम, इससे एक रोग होता है इताई, ठीक है, इताई रोग हो जाता है। अगर जल में नाइट्रेट जो नाइट्रोजन से बना होता है, अगर जल में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो नाइट्रेट जो है वो हीमोग्लोबिन, खून में आपके एक तत्व होता है हीमोग्लोबिन ना। जब आप ब्लड चेक कराते हैं तो चेक कराते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है ना। 12-14 होना चाहिए। 9 है तुम्हारा तो कम है, थोड़ा उसको खाया करो, क्या कहते हैं जो लाल लाल होता है, चुकंदर। हाँ, चुकंदर न खा लेना, नहीं तो हैजा हो जाएगा। तो वो जो नाइट्रेट है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है, जिसके कारण जो बच्चों का शरीर है वो नीला पड़ने लगता है। उसे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहते हैं? ब्लू, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये सब कंपटीशन में आते हैं कि पारा से कौन सा रोग होता है, कैडमियम से कौन सा, नाइट्रेट से कौन सा। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? नाइट्रेट से होता है। एक होता है फ्लोरीन गैस होती है, यह जब पानी में मिल जाती है तो इससे होता है एक रोग जिसको कहते हैं फ्लोरोसिस रोग हो जाता है ना। हड्डियां आदि इससे समाप्त होने लगती हैं। तो फ्लोरोसिस रोग किससे हो जाता है? फ्लोरीन से, है ना। तो ये सब कुछ क्या है, रोग हैं, समस्याएं हैं।
और इस तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? पहली बात, जो वेस्ट पदार्थ है उनका अच्छे से जो है निपटान करना चाहिए, निपटारा अच्छे से करें, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गंदा पानी ले जाएं, उसको फिल्टर करें, साफ पानी उपलब्ध कराएं। खेतों में रासायनिक पदार्थों का सीमित उपयोग करें जितना ज़रूरी है, ये नहीं कि मार खाद ही खाद डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा खाद डालने से थोड़ी उत्पादन बढ़ता है, जितना चाहिए उतना ही ना खाद लेगा। और हमको जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट प्रयोग करने चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल शैम्पू आदि नहीं लगाना चाहिए, है ना। जैसे हैं वैसे दिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और क्या नहीं करना चाहिए, जो प्रदूषित जल है उसको साफ करके ही जो स्रोत है उनमें पानी जाना चाहिए। जैसे उद्योगों में फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए, जो कचरा वाला पानी है उसको पहले फिल्टर करें, अच्छा पानी ही नदी में डालें। हैं बेच कह रहे हैं, क्या बेच रहे हैं? हाँ वो तो अपना फायदा देख रहे हैं ना, हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई क्या ज़रूरत है फेयर लवली बेचने की? सुंदर गोरा होके कर ही क्या लेंगे आप, क्या हो जाएगा? यह एक रंग लड़के लगाते हो, लड़कियां, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ वो फेयर हैंडसम को ही ले लीजिए, क्या ज़रूरत है भाई? तुम जैसे हो वैसे रहो, चेहरा तुम्हारा थोड़ा सफ़ेद ही हो जाएगा तो तुमको क्या मिल जाएगा? ये एक रंग भेद है, रंग भेद इसको कहते हैं, रंग भेद, कलर डिस्क्रिमिनेशन। ये सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है और ये इतना दिमाग में भर गया है। और ये जो टीवी वाले हैं जानते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं, उनको बेवकूफ़ बनाना आसान है। उनको हम दिखाएंगे और ले जाके खरीदेंगे। भाई तुम सफ़ेद हो ही जाओगे तो क्या ही कर लोगे? जो सफ़ेद है वो क्या ही उखाड़ ले रहा है? रंग है, स्किन का कलर है, वो बायोलॉजिकल है, उसके पीछे मर रहे हो, तुम्हारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है, समय। लोगों के अंदर हीन भावना आ जाती है। एक तो समस्या यह है, खुद भी लोग सोचते हैं ना, जैसे कोई किसी की हाइट कम हो गई, किसी का कलर अच्छा नहीं है, तो उसको खुद ही लगता है कि यार मैं किसी काम का नहीं हूँ। अरे भाई तुम्हारे पास दिमाग है, दिमाग सब कुछ है, दिखाई जो दे रहा है वो कुछ नहीं है, उसके पीछे पड़े रहेंगे वो कुछ नहीं हो सकता उसका। आप अपना दिमाग प्रयोग कीजिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए। अभी कोई कैसा भी हो, कैसा भी चेहरे का रंग हो, IAS IPS बन जाते हैं, फिर कोई कुछ नहीं बोलता है ना। लेकिन जब तक नहीं बने तब तक सब बोल रहे हैं। तो पढ़िए लिखिए, रंग भेद में मत पढ़िए। और ये सोसाइटी में बहुत गंदी बात चल रही है, अब हमेशा चलता आ रहा है, आज का नहीं है। तो हमको क्या करना है जल प्रदूषण से रोकने के लिए? हमको क्या सबको मिल के करना होगा। हम अपने लेवल पे जो कर सकते हैं हमको करना चाहिए। वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हो सके कचड़े को पानी में फेंकने से बचना चाहिए। अगर आप जैसे बहुत सारे कंपोस्टिंग के तरीके आते हैं, आप अपने घर के आसपास कर सकते हैं। कचड़े को आप ज़मीन के भीतर, जैसे जो छिलका आदि है उसको एक जगह इकट्ठा करते जाइए, वो धीरे धीरे खुद ही खाद बन जाता है। पानी में फेंकने से बचिए, है ना। एक एक्ट है जो जल पे बनाया गया था, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम बनाया गया था 1974 में। इसका नाम पता होना चाहिए, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974। तो ये वायु प्रदूषण से पहले एक्ट आया था, जल प्रदूषण वाला, ठीक है। तो ये जल प्रदूषण संबंधित बातें थी।